नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात उस बांग्लादेश की जो पिछले 3 दिनों में हिंसा की आग में जल रहा है। खून खराबा हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। कहीं हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है तो कहीं बेरहमी से पीटा जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ सरेराह बदतमीजी हो रही है। भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है और ये सब हो रहा है एक जिहादी की मौत के नाम पर। बांग्लादेश में कहां-कहां हिंसा हो रही है, कहां-कहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, कहां पर एंटी इंडिया शपथ दिलाई जा रही है, आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे, हर डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। बांग्लादेश में आज एक बार फिर भारी तनाव है। हजारों की संख्या में ढाका में जिहादी जुटे हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में जिहादियों के जुटने की वजह से एक बार फिर हिंसा की आशंका बढ़ती जा रही है। दरअसल आज इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी को सुपुर्दे खाक किया गया है। हादी को दफनाने के पहले नमाजे जनाजा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जिहादी पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। हादी की मौत पर आज बांग्लादेश में एक दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। आपको बता दें कि हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई थी। अखबारों और पत्रकारों पर अटैक हुआ, हिंदुओं को टारगेट किया गया, यहां तक कि एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में हिंसा नॉन स्टॉप। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नॉन स्टॉप। बांग्लादेश में जिहाद भारत के खिलाफ। बांग्लादेश में जमात का एंटी इंडिया मोर्चा। यूनुस का मुनीर मॉडल ढाका में एंटी इंडिया शपथ। জনবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি, গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল, ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ, তাদের সহযোগী, তাদের পক্ষে বয়ান উৎপাদনকারী কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। जिहादियों को यूनुस का फुल सपोर्ट। बांग्लादेश में जिहादी आउट ऑफ कंट्रोल है। जिहादियों की जमात बांग्लादेश में उत्पात मचा रही है, भारत विरोधी एजेंडा चला रही है। ढाका में सरेआम एंटी इंडिया शपथ दिलाई जा रही है। कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश के युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें भारत विरोधी शपथ दिलाकर उकसा रहे हैं। আমরা আজ এই সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে জুলাইয়ের গণ আকাঙ্ক্ষার পক্ষে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা সকল দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকব। দেশের গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার
ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো দমনমূলক ফ্যাসিবাদী ও পরাধীনতামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলব। ভারতীয় আধিপত্যের তবদান জনবিরোধী ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি, গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল, ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ, তাদের সহযোগী, তাদের পক্ষে বাদ উৎপাদন করে কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। जिहादी जमात न सिर्फ भारत के खिलाफ भड़का रही है बल्कि बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भी कहर बरपा रही है। बांग्लादेश में जिहादियों की जमात कैसे कहर बनकर हिंदुओं पर टूट रही है, इसकी वानगी ये तस्वीर है। कैसे हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उन्हें सरेआम पीटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। आपको इसके बारे में बताएं, लेकिन सबसे पहले दीपू दास जी की जो नई तस्वीर आई है उसे देख लीजिए। ये तस्वीर उसी दीपू दास की है जिसे मेमन सिंह में बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दीपू की हत्या क्यों की गई? हत्या से पहले क्या क्या किया गया? जिहादियों ने उसे कहां से उठाया? तो आपको बता दें कि जिहादियों ने दीपू दास को सबसे पहले उसे उसकी फैक्ट्री से उठाया जहां वो काम करता था। ये वीडियो उसी फैक्ट्री का है जहां दीपू काम करता था। वीडियो में देख सकते हैं कि ब्लू कलर की फुल टी शर्ट पहने दीपू दास एक चेयर पर बैठा और जिहादियों ने उसे घेर रखा है। दीपू दास अपनी सफाई में कुछ कहता भी दिखाई दे रहा है। वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये तो जाहिल जिहादी है जो उन्हें जिंदा जलाने के लिए आए हैं। फैक्ट्री के बाहर भी जिहादियों की फौज खड़ी है। दीपू दास को उसकी फैक्ट्री से यूनुस की पुलिस थाने ले जाती है। तस्वीर थाने की है जहां दीपू खड़ा है। वो न डरा हुआ है और न ही भयभीत दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने कोई गलती नहीं की। उसने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डरने की क्या जरूरत है। थाने में उससे एक शिकायत पत्र पर साइन कराया जाता है, साथ ही पुलिस उसका आई कार्ड भी जमा करा लेती है। जैसे ही पुलिस की कागजी कार्रवाई पूरी हुई, उसके बाद पुलिस ने दीपू दास को जाहिल जमातियों के हवाले कर दिया। जमाती दीपू चंद दास को अपने साथ उठाकर ले गए। दीपू दास लगातार उनसे माफी मांगता रहा। दीपू कहता रहा कि उसने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कट्टरपंथी जमात मानने को तैयार नहीं। वो सब कह रहे थे इसे जला दो। कट्टरपंथी जमात की भीड़ दीपू दास पर टूट पड़ी। उसे बेरहमी से पीटते हुए बीच चौराहे तक ले गए, उसे नंगा किया। बीच चौराहे पर हजारों की भीड़ के सामने पेड़ से टांगा गया। दीपू दास के शरीर पर पेट्रोल डाला गया और फिर उसे आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। दीपू की हत्या की खबर मिलते ही उसके घर में मातम पसर गया। रोते रोते उसकी मां बेसुध हो गई। दीपू का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, बार बार यही कह रहा है कि दीपू ने क्या गलत कहा था। उसने तो सिर्फ इतना कहा था कि अल्लाह और ईश्वर दोनों एक हैं। परिवार पूछ रहा है कि क्या इतना कहने के लिए जिंदा जला दोगे? আমরা নিরহ মানুষ, আঙ্গুর কিছুই নাই, আমরা কিচ্ছু করতে পারি। আমরা ডুবতাছে যেটা কোম্পানির মধ্যে বেজালটা হইছে। আমরা শুনছি, আমরা যা শুনছি যে হারা যদি कट्टरपंथी जमात का कहर सिर्फ दीपू दास पर नहीं टूटा, बल्कि गोपाल विश्वास नाम के एक और हिंदू युवक पर टूटा। उसे बेरहमी से पीटा गया। ये घटना झेनाइदा इलाके की है, जहां गोपाल विश्वास को जिहादी बेरहमी से पीट रहे हैं। मौके पर सेना और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। बावजूद इसके कट्टरपंथी उसे खींच रहे हैं। बाद में पुलिसकर्मी गोपाल विश्वास को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। जिहादियों को गोपाल विश्वास पर भारत के लिए जासूसी का आरोप लगाकर पिटाई की। जिहादियों ने न सिर्फ हिंदू लड़के को जिंदा जलाया, मारपीट की, बल्कि सरेआम सड़क पर हिंदू महिलाओं से बदतमीजी भी की।
हिंदू महिलाओं ने पारंपरिक साड़ी और सूट पहन रखा था, जिसे देखकर जिहादी भड़क गए और कहने लगे कि ये मुस्लिम देश है और यहाँ हिजाब पहनना जरूरी है। बांग्लादेश में जिहादियों का तांडव जारी है। अल्लाह अकबर के नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश की जिहादी जमात को खुलेआम गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया है। पिछले 3 दिनों से बांग्लादेश जल रहा है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। जिहादियों ने उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर हमला कर दिया। दफ्तर में पहले तोड़फोड़ की गई, उसके बाद से आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को भी आग लगाई जा रही है। पहले बंगाली कल्चरल सेंटर को जलाया गया, अब उदीची शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर को फूंक दिया गया। जिहादी नारों से लोगों को भड़काया जा रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर लाखों लोगों का सैलाब है। ओल्ड ढाका, एहसान मंजिल, शहबाग, कारवां बाजार, धान मंडी, बंसुधरा, बनानी, बाड़ीधारा में जबरदस्त हिंसा हो रही है। हबीबगंज में पत्रकार सुशांत दास गुप्ता के घर पर भी हमला किया गया। मस्जिद से लाउडस्पीकर पर ऐलान कर भीड़ को उकसाया गया। जिहादी हाथ में लाउडस्पीकर लेकर भीड़ को उकसा रहे थे। जिहादियों को यूनुस ने ही फ्री हैंड दे रखा है। तभी तो यूनुस की पुलिस जिहादियों से 20 मिनट का वक्त मांग रही है और कह रही है कि सिर्फ 20 मिनट दीजिए और फिर आप अपने काम पर लग जाइएगा। ढाका में हुई हिंसा और प्रदर्शन के दौरान जिहादी और कट्टरपंथी नेता भी सड़कों पर दिखे। तौहीदी जनता के जासिमुद्दीन रहमानी और अताउर रहमान विक्रमपुरी जैसे कट्टरपंथी नेता लोगों को भड़का रहे थे। इस दौरान दूसरे जिहादी ग्रुप के नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। जमुद्दीन रहमानी अल-कायदा से जुड़े ग्रुप असरुल्लाह बंगला टीम का प्रमुख है। अवामी लीग सरकार के दौरान आतंकी गतिविधि में शामिल होने पर शिकंजा कसा गया। 2013 से 2016 के बीच ब्लॉगरों की हत्या का समर्थन करने पर जेल में रहा, लेकिन मौजूदा मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली सरकार में रिहा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंसा की आड़ में आम चुनावों को टालने की प्लानिंग कर रही है। यही वजह है कि कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी चुन चुनकर आवामी लीग के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। दंगाइयों ने पूर्व मंत्री खालिद महमूद चौधरी के घर में आग लगा दी। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग बैन लगने की वजह से चुनाव में शामिल नहीं है। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी चुनावी मैदान में तो है, लेकिन बीएनपी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश में फासीवाद लाना चाहती है। যে ঘটনা প্রমাণ করে এই পুরনো চিহ্নিত মহল দেশকে পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্যের পথে ধাবিত করতে চায়। অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের ভোটাধিকার তথা গণতান্ত্রিক অধিকারকে তারা নস্যাৎ করে দিয়ে দেশে ফ্যাসিবাদের একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করতে চাচ্ছে। সরকারের নাকের ডগাতেই তারা এই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।
জনগণ মনে করছে যে সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক নয়। पाकिस्तान के बाद अब बात होगी सीरिया की, जहां अमेरिका ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई को अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का बदला बताया है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने किस तरह से आतंकियों के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया, आधी रात को सीरिया में इस्लामिक स्टेट के गढ़ को कैसे ध्वस्त किया, अमेरिका ने अपने नागरिकों की मौत का कैसे प्रतिशोध लिया, इस रिपोर्ट में समझिए। अमेरिका का ऑपरेशन हॉकाई, सीरिया में भारी तबाही। आईएसआईएस से खूनी बदला, एयर स्ट्राइक से सीरिया दहला। आतंकियों के ठिकाने तबाह, दहशतगर्दों के हथियार डिपो ध्वस्त। अमेरिका ने सीरिया में बहुत बड़ा हमला किया है। फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से पूरा सीरिया दहल उठा। आधी रात को जब अमेरिकी फाइटर जेट्स से बारूद के गोले गिरने लगे तो सीरिया में कोहराम मच गया। बारूदी बवंडर से इलाके में भारी तबाही हुई। विनाशकारी बम गोलों से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। अमेरिका ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक के दर्जनों ठिकानों को टारगेट करके हमला किया। सटीक हवाई हमले से अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया। इस हमले के साथ ही अमेरिका ने अपने सैनिकों की मौत का खूनी बदला भी लिया है। यह हमला 13 दिसंबर को मध्य सीरियाई शहर पलमायरा में हुए घातक हमले का सीधा जवाब है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक और 1 सिविलियन इंटरप्रेटर मारे गए थे। अमेरिका ने सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े 70 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। आतंकियों के ठिकानों को टारगेट करके 100 से ज्यादा पिन पॉइंट्स अटैक किए। आतंकियों के ठहरने की जगह, हथियार रखने के डिपो समेत दूसरी जगहों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला बताया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए अमेरिका अब उन आतंकियों को करारा जवाब दे रहा है जो इस हमले के जिम्मेदार हैं। I'm also pleased to announce that just 2 hours ago, we hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration 5 years ago. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week, and it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly, and we are restoring peace through strength all over the world. अमेरिकी सैनिक सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने इस हमले में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। F-15 ईगल लड़ाकू विमान से आईएस ठिकानों को तबाह किया। A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट से आतंकियों के अड्डे ध्वस्त किए। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों पर बम बरसाए गए। इसके अलावा जॉर्डन से उड़ान भरने वाले F-16 लड़ाकू विमान और हिमार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया।
अमेरिकी सेना ने जमीन और हवा से एक साथ कार्रवाई कर आईएस को भारी नुकसान पहुंचाया है। आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि कोई युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि अपने नागरिकों की हत्या का बदला है। जो भी आतंकवादी अमेरिकियों पर हमला करने की हिम्मत करेगा उसे पहले से कहीं ज्यादा कड़ी मार झेलनी पड़ेगी। अमेरिका अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने इस मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि मारे गए सैनिक अमेरिका के आयोवा राज्य से थे, जिसे हॉक आई स्टेट कहा जाता है। ऑपरेशन हॉक आई के तहत अमेरिकी सेना चुन चुनकर आतंकियों के गढ़ को उड़ा रही है। अमेरिकी सेना ने सीरिया के देर एज जोर और रक्का प्रांतों के ग्रामीण इलाकों में सटीक हमले किए। इसके अलावा पलमायरा के पास जबल अल अमौर क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में आईएस के हथियार डिपो और कमांड सेंटर तबाह हो गए। एक हफ्ते पहले ही सीरिया के रेगिस्तानी इलाके में हुए घातक हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक इंटरप्रेटर मारे गए थे। पलमायरा के पास हुई फायरिंग में अमेरिकी नेशनल गार्ड के सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस तोवार और सार्जेंट विलियम नाथनियल हॉवर्ड की मौत हुई थी। इस हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर इस्लामिक स्टेट को जिम्मेदार ठहराया था। इसी का खूनी बदला लेने के लिए अब अमेरिकी सेना सीरिया में आईएस के ठिकानों को तबाह कर रही है। आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई का सीरिया ने भी समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए सीरिया में अभी भी सैकड़ों सैनिक तैनात हैं। ये सैनिक कई सालों से आईएस के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। 2014-15 के आसपास आईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। बाद में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सैन्य कार्रवाई के बाद आईएस कमजोर पड़ा। सीरिया में सत्ता बदलाव के बाद आईएस का ज्यादातर इलाका उससे छिन गया। सीरिया के बाद अब बात होगी पाकिस्तान की, जहां अचानक आज एक जज रावलपिंडी के अडियाला जेल पहुंचे और कुछ ही देर में तोशाखाना 2 केस में इमरान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा का फैसला सुना देते हैं। अडियाला जेल में जब फैसला पढ़ा जा रहा था तो इमरान और बुशरा बीबी की फैमिली को बाहर ही रोक दिया गया था। पाकिस्तान में इस वक्त सब कुछ मुनीर के इशारे पर ही चल रहा है। तो क्या मुनीर इमरान का जेल के अंदर ही खेल खत्म करने का प्लान तैयार कर चुका है, या अब इमरान की कभी भी जेल से रिहाई नहीं होगी? और अब इमरान खान की बहनें और समर्थकों का अगला एक्शन क्या होगा, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। इमरान बुशारा बीबी को सजा, मुनीर की रजा। तोशाखाना 2 केस संकट में अब इमरान की सांसें। इमरान मुनीर का दुश्मन नंबर 1, जेल में खेल खत्म। इमरान को फिर सजा, समझो पाकिस्तान फिर जला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तोशाखाना केस 2 मामले में इमरान और उनकी पत्नी को 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। फैसला फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाया। मतलब इमरान खान की जेल से निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। मुनीर जो चाहता था वैसा ही फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इमरान खान और उनकी पत्नी पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। सुबह ही अडियाला जेल से एक बड़ा फैसला जारी किया गया है। सुबह 9 बजे अडियाला जेल के दरवाजे खोले गए, जज शाहरुह अंजमंद को पहुंचाया गया और इमरान खान के तोशाखाना 2 केस के हवाले से फैसला सुनाया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी को 10 साल और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, यानी मजमूई तौर पर
इमरान खान और उनकी अहलिया जो डटकर खड़ी हैं, बुशरा बीबी, उन्हें 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अब अगर बुज़दिली के साथ, अब अगर आपने इस तरह फ़ैसला करके इमरान खान को सज़ा सुना दी है, हिम्मत करके फैमिली की एक मुलाकात भी करवा दे। देखें, आज जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, और आज का ये फ़ैसला इस मुल्क के लिए, इस कानून के लिए, इस आइन के लिए, इस अदलिया के लिए और इस तमाम जुडिशरी सिस्टम के लिए, इस निज़ाम के लिए एक शर्म का फ़ैसला है। वो इस तरह कि कल रात को लेट नाइट ये नोटिस दिया जाता है कि कल तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी जी अडयाला जेल में। पहले तो एक लंबे अरसे के बाद ये नोटिस जारी हुआ कि कल तोशाखाना 2 केस की समाअत होगी, और जब तोशाखाना 2 केस की समाअत ये कहा जाता है कि अडयाला जेल में होगी तो फैमिली पहुंचती है और फिर टाइम दिया जाता है। हमेशा हम देखते हैं दिन 11-12 बजे समाअत होती है, लेकिन आज के दिन सुबह 9 बजे अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए। अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए, वहाँ जज साहब पहुँचते हैं सुबह 9 बजे। साइडों पे नफरी होती है, पंजाब पुलिस होती है, बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, प्रिजनर वैन होती हैं कि पता नहीं कौन सा इधर वावेला मचाने लगे हैं, पता नहीं क्या करने लगे हैं। इनके इरादे देख के लग रहा था कि ये एक शर्मनाक फैसला सुनाने जा रहे हैं। इमरान खान पिछले 28 महीने से जेल में बंद हैं। तोशाखाना केस 2 है जिसमें इमरान खान और उनकी पत्नी को 17 साल की सजा दी गई है। उसे समझना भी जरूरी है। मामला साल 2021 का है, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक बेहद कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया था। गहनों की ओरिजिनल कीमत 7 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी रुपए से अधिक थी, लेकिन इसे मात्र 58 लाख रुपए में खरीद कर नियमों का उल्लंघन किया गया। कोर्ट ने इसे धोखाधड़ी और करप्शन का केस करार दिया। मुनीर शहबाज जानते हैं कि अगर इमरान खान की जेल से रिहाई हो गई तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ है। अडयाला के बाहर मुनीर और शहबाज को हर रोज इमरान के लिए समर्थन और प्यार का ट्रेलर मिलता रहता है, जिससे मुनीर का नियाजी को लेकर डर और बढ़ जाता है। मुनीर किसी भी तरह पाकिस्तान में बची हुई कुछ परसेंट की डेमोक्रेसी को भी कुचलने की पूरी कोशिश में लगा है। अब तो पाकिस्तान में खुलकर फेल होते लोकतंत्र पर बात हो रही है। 9 बजे जज शाहरुख अंजुमन पहुंचते हैं और फैमिली को, जिसमें बुशरा बीबी की फैमिली होती है और इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की बहनें, उन्हें रोक लिया जाता है। एक को एक साइड पे रोक लिया जाता है, दूसरी फैमिली को दूसरी साइड पे रोक लिया जाता है और आगे नहीं जाने दिया जाता। ये मुल्क का कौन सा निज़ाम है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा इंसाफ है कि आप उनकी फैमिली के बगैर, आप उनकी गैर मौजूदगी में, आप एक इंसान को जेल में कैद करके आप फैसला सुना रहे हैं। हम इस निज़ाम पे, इस कानून पे और इस फैसले पे अफसोस कर सकते हैं और पूरी कौम को अफसोस करना चाहिए। खैर, उन्हें रोक लिया गया और उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा था। और ये मैं आज तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आप इस पर आवाज़ उठाएं कि ये इस मुल्क का जुडिशरी सिस्टम है, ये इस मुल्क का इंसाफ है। उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा और जज साहब चले जाते हैं और जाके फैसला सुनाते हैं। और अब बात रूस यूक्रेन वॉर की। रूस यूक्रेन पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने भी समुद्र में जवाब दिया है। रूस की शैडो फ्लीट के टैंकर पर ड्रोन अटैक हुआ है। पुतिन अब क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पुतिन के एक बयान से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि युद्ध रुक सकता है। तो क्या अब पुतिन ज़ेलेंस्की को माफ करने वाले हैं या फिर युद्ध और ज्यादा बड़ा होने वाला है? क्योंकि पुतिन ने यूरोपीय देशों को सीधी वार्निंग दे दी है। किस तरफ जा रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझिए। रूस यूक्रेन में महातबाही मचा रहा है। भीषण अटैक की यह तस्वीर यूक्रेन के ओडेसा की है, जहां रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर इस हमले में पोर्ट के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा और 7 लोगों की मौत हो गई। हमलों में गेरान 2 जैसे आत्मघाती ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन में रोड, पुल, पावर स्टेशनों समेत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन ने पहली बार भूमध्य सागर में रूस की शैडो फ्लीट के टैंकर पर ड्रोन हमला किया।
ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हमले की। देखिए, भूमध्य सागर में खड़े शैडो फ्लीट के टैंकर में अचानक विस्फोट होने लगते हैं। एक के बाद एक कई ब्लास्ट होते हैं। इसी नेटवर्क के जरिए रूस कच्चा तेल बेचकर यूक्रेन युद्ध के लिए फंड जुटाता है। यूक्रेन पहले भी काला सागर में ऐसे जहाजों को निशाना बना चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से भीषण जंग छिड़ी है। ट्रंप पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश भी चल रही है, लेकिन दोनों तरफ से हमले भी बदस्तूर जारी हैं। इस बीच पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन का कहना है कि वो शांति स्थापित करने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने से इनकार कर रहा है। По сути дела, отказывается от завершения этого конфликта мирными средствами. Но все-таки, вы знаете, все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. पुतिन ने नाटो देशों को सीधी चेतावनी दे दी है। कहा कि अगर कालिनिंग्राद क्षेत्र पर नजर डाली तो अंजाम बुरा होगा, मतलब फुल फ्लेज वॉर होगा। Кража – это тайное похищение имущества, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае, к еврозоне. Чего бы они ни украли, как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать. Но и, кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы. Ну, где? Прежде всего в судах. И мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений. क्या पुतिन यूरोपीय देशों की घेराबंदी कर रहे हैं? क्या पुतिन के दिमाग में यूरोप से भीषण युद्ध लड़ने का ख्याल चल रहा है? क्या पुतिन यूरोप से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है? पुतिन का मैसेज ज़ेलेंस्की को भी क्लियर है और यूरोप को भी, जिसका पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सोन को रूस में दिखाकर इन सबको इशारा भी दे दिया है। सच तो ये है कि पुतिन लुहांस्क के 100% छीन चुके हैं, 90% डोनेट्स्क के कब्जा कर चुके हैं, ज़ैपोरिज़िया में कब्जा लगातार बढ़ रहा है, खेर्सोन पर भी कब्जे का दावा है। जैसे ही हमारी सेनाओं ने कुर्श क्षेत्र से दुश्मन को खदेड़ दिया, सामरिक पहल पूरी तरह से रूसी सशस्त्र बलों के हाथों में आ गई। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारी सेनाएं संपर्क रेखा के पार लगातार आगे बढ़ रही हैं, कुछ क्षेत्रों में तेजी गति से तो कुछ में धीमी गति से, लेकिन दुश्मन सभी क्षेत्रों में पीछे हट रहा है। ज़ेलेंस्की चाहे तो रूस को इन इलाकों को सौंपकर और समझौता कर युद्ध को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने जो कब्जा कर लिया है वो अब ज़ेलेंस्की को देने वाले नहीं है और अब वो युद्ध को न्यूक्लियर वॉर तक भी ले जाने के मूड में दिख रहे हैं। उसकी वजह रूस का न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने का फैसला है। रूस ने अपनी मॉडर्न परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल वोरोशिनिक को बेलारूस में तैनात कर दिया है। मिसाइलों की तादाद कितनी है या उनकी तैनाती कहां-कहां है, उससे जुड़ी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि रूस की मिसाइल वोरोशिनिक बेलारूस में खड़ी कर दी गई है। वोरोशिनिक मिसाइल की रेंज में पोलैंड और जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश आ जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने यूरोपीय पार्टनर्स को पहले ही आगाह कर दिया था कि रूस वोरोशिनिक से यूरोप पर प्रहार करेगा और बेलारूस में इसकी तैनाती इसका सबूत है। Орешника. Завершується переміщення Орешника на територію Білорусі. Ми розуміємо
де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати. На мій погляд. До цього ми попереджали наших європейських і американських партнерів про те, що Росія буде розміщувати арешник на території Білорусі. Ми показували дистанцію, на яку буде діяти арешник. Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину і інші країни. Ми їм це показували. Арешник дронами збити неможливо на сьогодні. Вони використовували арешник по території України. Ми розуміємо, як з цим боротися. बेलारूस में ओरेशनिक तैनात हो गई है, जिसकी मारक क्षमता को रोक पाना आसान नहीं है। ऐसे में अगर युद्ध और तेज हुआ तो पुतिन न्यूक्लियर वॉर तक भी जा सकते हैं।